चलिए स्टूडेंट, आपका चैनल द जोन ऑफ केमिस्ट्री भाई सोनू सर। आज हम लोग इस पे क्लास 12th का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है और इसके लिए रेट कांस्टेंट के का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन प्राप्त करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन प्राप्त करेंगे जो आपके क्लास 12th में 5 नंबर का आता है। क्योंकि हमारे क्लास के अनुसार ये चल रहा है तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले बाबू हम जानेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो आपने पहले से पढ़ रहा है रेट लॉ। रेट लॉ में आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे पावर कुछ देते हैं एन। एन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने ये भी पढ़ रखा कि ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, इसको हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर जब देखना होता है तो उसके लिए कुछ डाटा दिया रहता है कि रिएक्टेंट में हम जब चेंजिंग करते हैं तो रेट पर कितना इफेक्ट पड़ता है, उसके हिसाब से यहाँ पे पावर डिटरमाइन किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है और ये ऑर्डर निर्धारित किया जाता है। तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो अगर कोई रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और विद्यार्थी अगर इसके लिए रेट लॉ अप्लाई करते हैं R इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का पावर n, तो यही पावर अगर, ध्यान ये देना है, यही पावर अगर क्या हो जाए? 1 हो जाए। यही पावर कितना हो जाए विद्यार्थी? 1 हो जाए यहाँ पे। तो अगर पावर 1 हो जाता है तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। इसको कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप कहेगा सर यहाँ पावर 1 आया कहाँ से? तो हम बोलेंगे बाबू देखिए, अगर आप रिएक्टेंट को 2 टाइम्स चेंज करते हो और रेट भी 2 टाइम्स चेंज होता है, इसका मतलब हो गया कि पावर कितना है? 1। अगर आप रिएक्टेंट को 2 टाइम्स चेंज करते हो और रेट 4 टाइम्स चेंज हो जाता है, इसका मतलब पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे ब्लैक चश्मा हम इसलिए लगाए बाबू कि मुझे अभी हमारी फ्लू से सफरिंग कर रहा है और मेरे दोनों आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है और दोनों आँख बहुत ज़्यादा रेड है, इसलिए आज मैं ब्लैक चश्मा पहन के ही क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अगर विद्यार्थी यहाँ पर रिएक्टेंट के अमाउंट को आप 2 टाइम्स चेंज करते हैं और रेट आपका 4 टाइम्स बढ़ जाता है, इसका मतलब हो जाता है बाबू यहाँ पे पावर 2 है, तब ना 2 का पावर यहाँ पे 4। अगर आप यहाँ 3 टाइम्स चेंज करते हैं तो अगर पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो रेट आपका 9 गुना बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया कि रिएक्टेंट का अमाउंट आप चेंज करेंगे उसके हिसाब से रेट होगा, और रिएक्टेंट के हिसाब से रेट कितना गुना बदल रहा है उसी हिसाब से ऑर्डर का प्रिडिक्शन होता है। दैट मीन्स ऑर्डर जो है वो आप बैलेंस रिएक्शन को देख के ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इसको चेंज करके फिर यहाँ देखना होगा कितना गुना इफेक्ट पड़ रहा है। तो कोई पूछेगा ऑर्डर जीरो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, तो कहोगे जब किसी रिएक्शन का रेट, ये एक रिएक्शन हो गया, जब किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के यूनिट पावर के टर्म में, रिएक्टेंट का पावर कितना? 1 है, यूनिट पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है और इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। लिखेंगे when rate of a chemical reaction, when rate of a chemical reaction is expressed in the यूनिट पावर, यूनिट पावर का मतलब पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। यूनिट पावर का मतलब पावर कितना हो जाएगा बाबू? 1। ठीक है, यानी कि जब हम लोग रेट को लिखेंगे ना तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को जो पावर रखेंगे इसको 1 रखेंगे। यूनिट पावर ऑफ concentration of
reactant reactant then such type of chemical reaction reaction is called first order reaction. It's called first order reaction. एकदम सिंपल है बाबू, इनको हिंदी लिखना मैं बोल दे रहा हूँ, वीडियो अपलोडेड होगा, आप पॉज करके रोक रोक करके हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं बोल दे रहा हूँ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक के सांद्रण के इकाई घातांक के पदों में, अभिकारक के सांद्रण के इकाई घातांक के पदों में लिखा गया हो, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है विद्यार्थी, तो कह रहा है क्या कि जब किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट पावर के टर्म में लिखा गया, यूनिट पावर का मतलब क्या हो गया, ये पावर 1 होगा। तो फॉर ए जनरल रिएक्शन और ए जनरल रिएक्शन, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए, एक सामान्य अभिक्रिया में क्या होता है, हम रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट बनता है। हम क्या लेते हैं बाबू, रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। यहाँ पर अगर इसमें रेट लॉ अप्लाई करें तो हम रेट लॉ, तो अगर रेट लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे बाबू, सिंपल सी बात है, अगर रेट लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दे हम लोग, तो क्या होगा विद्यार्थी, R इज इक्वल टू के इंटू, ये रहा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का पावर कितना कर देंगे, 1, रिएक्टेंट का पावर कितना कर देंगे हम लोग, 1 कर देंगे। अब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर जब 1 हो गया, ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, अब इसको कहेंगे बाबू हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सी बात है, जब किसी रिएक्शन का रेट, जब किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट पावर के टर्म में, यूनिट पावर के टर्म में एक्सप्रेस किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इतना लिखने के बाद एग्जाम में आपसे यहीं तक नहीं पूछेगा, ये आपका मात्र फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनीशन हुआ। आगे पूछता है ये जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, ये जो दिख रहा है आपको रेट कांस्टेंट के, इस रेट कांस्टेंट के का आपसे पूछता है कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन बताइए, समाकलित समीकरण, यानी कि इस इक्वेशन का आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करके आपको इस के लिए एक व्यंजक प्राप्त करना है, इस के लिए एक इक्वेशन प्राप्त करना है, एक व्यंजक प्राप्त करना है, और उसी व्यंजक के अनुसार बाबू बहुत सारा चीज निर्धारित होगा। लेकिन आपसे एग्जाम में कहेगा 5 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोलेगा एग्जाम में, सिंपल आपसे बोलेगा कि जो आपको ये चीज दिया हुआ है यहाँ पर कि इसके का इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालिए। कौन सा इक्वेशन निकालिए, इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालिए। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालेंगे कैसे, तो आइए उसके लिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके का इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगा और उसको कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट के, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या होगा बाबू? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक के लिए समाकलित समीकरण, यहाँ लिख देते हैं हिंदी में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के का समाकलित समीकरण। तो हम लोग देखेंगे कि वेग नियतांक के का समाकलित समीकरण क्या हो रहा है। सब किस किस ऑर्डर के लिए बाबू? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिएगा, और उसके बाद वहां से के का जो है ना इंटीग्रेशन करके इक्वेशन निकाला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले क्या चीज? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या चीज, तो R इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा? 1। R इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा? 1। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी को क्या करना है बाबू? इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बाबू? इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करके अगर 2 बजे वाले बैच के विद्यार्थी, जो हमारे 2 बजे वाले बैच के विद्यार्थी हैं, उनके क्लास में अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पढ़ाई नहीं हुई होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, 3 पेज छोड़ करके फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे, और हम कल एक जीरो ऑर्डर का स्पेशली हम डाल देंगे वीडियो, तो आप जीरो ऑर्डर का उसमें आप नोट्स बना लीजिएगा कल। अब फर्स्ट ऑर्डर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि लगभग सही बैच में फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाना था, शायद एक 10 बजे वाला बैच में फर्स्ट ऑर्डर नहीं हुआ था, सॉरी हो गया था, तो सब बच्चे पढ़ लेंगे एक साथ, और एक जीरो ऑर्डर आपका छूट रहा होगा, तो जीरो ऑर्डर हम कल के क्लास में आपको पढ़ा देंगे, एक वीडियो हम बना के उस पर डाल देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हाफ लाइफ टाइम सब कोई पढ़ा होगा, फिर भी एक 10 मिनट का वीडियो हम हाफ लाइफ टाइम पर डाल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं बाबू, हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है क्या है? R इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का पावर 1। तो यहाँ पर विद्यार्थी इस के का, इस जो के यहाँ पे दिख रहा है ना बाबू, इसी का हम लोग को इक्वेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ना इसको एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तब तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हम क्या लिखेंगे, देखिए खूब ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे कुछ गौर से सुनना। यहाँ पे जो रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ जो रेट दिया है आर, इस रेट को किसके कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा हुआ है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। इस रेट को रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि रेट जो है, जब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखाता है, तो उसको लिखते हैं हम लोग माइनस ऑफ dr/dt। आप ऑलरेडी पहले इंस्टेंटेनियस रेट में पढ़ चुके हैं। माइनस ऑफ dr/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर के है तो के रहने दीजिए, अब बाबू आर का पावर 1 है, तो आर का पावर 1 को आर रहने दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा आपको। यहाँ देखिए, ठीक है, माइनस ऑफ dr/dt क्या है लिखे बाबू? यहाँ जो रेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेट किसके टर्म में लिखा हुआ है? रिएक्टेंट के। आप लोग याद होगा, आप लोग पढ़े थे, रिएक्टेंट के टर्म में होता है माइनस ऑफ dr/dt, और प्रोडक्ट के टर्म में होता है प्लस ऑफ dp/dt। ये आप लोग पढ़े हुए थे इंस्टेंटेनियस रेट में, कि प्रोडक्ट के टर्म में प्लस ऑफ dp/dt, और रिएक्टेंट के टर्म में होता है माइनस ऑफ dr/dt। जिस रेट से रिएक्टेंट कम होता है, उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होता है बाबू? बढ़ता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। यार हम लोग बात कर रहे हैं बाबू, चूंकि यहाँ पे जो रेट है, वह रेट जो है
रिएक्टेंट के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ जो रेट है इस रेट को रिएक्टेंट के टर्म में दिया हुआ है, इसलिए रेट को हम लिखे हैं माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। के को क्यू लिख दिए हैं और आर को क्या लिख दिए हैं बाबू, आर को हम सिंपल एकदम आर लिख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, जैसा जो है वही लिखे हैं। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो आर है ना बाबू, डी आर का फंक्शन दिख रहा है, जैसे आप लिखते हैं एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में लिखते हैं एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स किसका इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स का फंक्शन है, वैसे ही आर डी आर का फंक्शन दिख रहा है, तो आर को क्या कीजिए डी आर के साइड में कर दीजिए। और डी टी जो है ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट को एक तरफ, डी टी एक अलग फंक्शन है, डी आर एक अलग फंक्शन है, तो आर डी आर का फंक्शन है तो आर को क्या कीजिए डी आर के पास कर दीजिए, और डी टी एक अलग फंक्शन है तो डी टी को अलग साइड में कर दीजिए, ये कोई फंक्शन है नहीं, समझे। फिर से आर किसका फंक्शन है, डी आर का, तो आर जब डी आर का फंक्शन है तो आर को कर दीजिए डी आर के पास, आर को उठा के कहाँ कर दीजिए डी आर के पास, और डी टी जो है ये अलग एगो फंक्शन हो गया, इसको अलग कर दीजिए। के कोई फंक्शन नहीं है, के क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई फंक्शन नहीं होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, सिंपल था, कुछ नया नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग लिख देना है क्या चीज, आर को इधर ले आओ, यहाँ पे तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ डी आर बाई आर इज इक्वल टू, समझना, डी टी कहाँ चला जाएगा, इधर हो जाएगा के डी टी। अब देखो होगा क्या, इंटीग्रेशन जब करोगे तो आर हो गया डी आर का फंक्शन, ये जो आर है ये डी आर का फंक्शन हो गया, और डी टी अलग फंक्शन हो गया, और के जो है बाबू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसी चीज का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आइए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखते हैं, देखेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग both side of above equation, now integrating both side of above equation, above equation का मतलब होता है ऊपर वाले समीकरण, यानी कि उपरोक्त समीकरण का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो उपरोक्त समीकरण कौन, अभी जस्ट पीछे वाला जो था, ये वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है माइनस ऑफ डी आर बाई आर के डी टी, इसी को दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कर रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना, माइनस ऑफ डी आर बाई आर इज इक्वल टू के डी टी। बाबू अगर यही चीज हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं, तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, आर इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का पावर जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है, यहाँ पर जो है रिएक्टेंट का पावर जीरो हो गया, इसका वैल्यू वन हो गया, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आर हो गया। अब यहाँ पर क्या है बाबू, कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में तुम कितना ही चेंजिंग करोगे रेट पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पावर कितना है जीरो, इसलिए रेट जो है बाबू, चाहे रिएक्टेंट जो है वह रेट को प्रभावित नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये तो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर वन होता है, तो यहाँ पर अगर इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि पावर कितना है वन है। तो इस हिसाब से विद्यार्थी क्या होता है कि रेट जो है, सॉरी रेट यहाँ पे है, रेट जो है रिएक्टेंट से प्रभावित हो जाता है, ये जो आपका रेट है ये रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल सी बात ये है, हम यहाँ पे कुछ नया करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे जो आपका, एक मिनट इसको हटा दे, यहाँ जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो के का इंटीग्रेशन नहीं होगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा, ये जो डी टी आपको दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अब आपको चूंकि टाइम जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट के अमाउंट में क्या होगी, चेंजिंग होगी, टाइम जो टाइम आप बदल रहे हैं, जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बदलेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा, यानी कि रिएक्टेंट के अमाउंट में जो परिवर्तन आएगा बाबू, वह किसके अनुसार आएगा, टाइम के अनुसार।
तो आप जैसे जैसे टाइम को चेंज कीजिएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट में चेंजिंग आएगा। हम ये क्यों बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और यहाँ लगाएंगे अपर लिमिट, यहाँ लगाएंगे लोअर लिमिट और यहाँ लगाएंगे अपर लिमिट। और बताओ पहले रिएक्टेंट चेंज होगा या पहले टाइम चेंज होगा? अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की मात्रा में चेंजिंग होती है। दैट मीन्स टाइम पहले और रिएक्टेंट उसके बाद, यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस जैसे जैसे समय में होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा और रिएक्टेंट जो है घटते जाएगा। इसका मतलब आपको टाइम चेंज करना है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसी हिसाब से रिएक्टेंट चेंज होगा। तो आपको लिमिट लगाना है टाइम का, और टाइम के अनुसार लिमिट चलेगा रिएक्टेंट का। आपको रिएक्टेंट का लिमिट खुद से निर्धारित नहीं करना है, वो टाइम के अनुसार बदलेगा। कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे लो यहाँ पे लिखते हैं लोअर लिमिट और यहाँ लिख देते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या लिखेंगे हम लोग, तो सबसे टाइम का छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, तो टाइम का सबसे जो छोटा वैल्यू होता है वो होता है सबसे कम टाइम। तो सबसे कम टाइम कितना होता है, 0। सबसे कम टाइम कितना होता है, 0। इससे तो कम टाइम हो नहीं सकता, टाइम माइनस में तो जाएगा नहीं। रिएक्शन होगा तो 0 से शुरू होगा और ऊपर 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 1 घंटा 2 घंटा कितना लगना होगा लगेगा, लेकिन शुरू कहाँ से होगा, 0 से। -1 सेकंड से तो शुरू होगा नहीं। इसलिए सबसे कम टाइम जो लोअर टाइम हो गया वो कितना हो गया बाबू, 0। इसके बाद बाबू हम बात करें कि टाइम अगर 0 है तो उस हिसाब से रिएक्टेंट क्या होगा। अगर टाइम क्या है बाबू, 0 है, तो उस हिसाब से रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी। एकदम सिंपल समझिएगा बाबू। अगर एक रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है और टाइम तुम 0 कर दिया, इसका मतलब अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। टाइम 0 मतलब अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। रिएक्शन अगर होगा तो कुछ ना कुछ टाइम तो हो जाएगा। तो टाइम 0 का मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। और अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो इसका मतलब विद्यार्थी कि रिएक्टेंट की जो हम मात्रा लिए होंगे इसमें से थोड़ा सा भी खर्च नहीं हुआ होगा। यानी कि इनिशियली जितना हम रिएक्टेंट लिए होंगे उतना का पूरा बच जाएगा, उसमें से खर्च नहीं होगा, जो कहते हो पूरा का पूरा बच जाएगा। इसलिए आर टी आप टी अगर टाइम 0 हो गया तो रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, आरंभिक सांद्रण हो गया। यानी कि इसमें सभी खर्च ही नहीं हुआ है, एकदम जितना लिए थे उतना का पूरा बच जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या करना है बाबू, यहाँ पे जब टाइम 0 तो रिएक्टेंट की जो मात्रा है वह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी RI। रिएक्टेंट की मात्रा क्या हो जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन RI। ठीक है, और अब कुछ समय तक रिएक्शन होगा। अब कुछ समय तक, कितना समय तक, तो 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, 25 मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ मिनट तक रिएक्शन होगा। अगर कुछ मिनट तक बाबू रिएक्शन हो रहा है, मान लो 15 मिनट तक हुआ, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या जाएगा, 15 मिनट। लेकिन हमको तो ये पता है नहीं कितना देर तक रिएक्शन होगा, तो हम यहाँ पे एक अननोन टाइम मान लेते हैं टी, कि मान लो टी समय तक रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, टी समय तक रिएक्शन हुआ। तो टी समय तक जब रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्टेंट का जो मात्रा हम लिए होंगे शुरुआत में, इसमें से कुछ ना कुछ भाग क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। लेकिन हमको यहाँ प्रोडक्ट नहीं लिखना है, हमको यहाँ रिएक्टेंट लिखना है। तो रिएक्टेंट कौन सा लिखना है, मान लो हम 10 लिए, टी समय तक रिएक्शन होकर 3 मोल प्रोडक्ट बन गया, तो बचा कितना मोल, 7 मोल। 10 हम प्रारंभ में लिए थे, तो टाइम जब 0 होगा, टाइम जब 0 होगा तो जितना प्रारंभ में लिए थे उतना ज्यों का त्यों बचा होगा। तो टाइम 0 तो प्रारंभिक सांद्रण हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब कुछ समय तक, मान लो 5 मिनट तक रिएक्शन करा दिए, अब 5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लो 10 में से 3 प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट बचेगा कितना, 7। तो यहाँ हमको रिएक्टेंट ही लिखना है। तो जो रिएक्टेंट कौन सा लिखना है, तो जो बच जाएगा उसको लिखना है। कौन सा लिखना है बाबू, तो जो बच जाएगा उसको लिखना है। दैट मीन्स यहाँ लिखते हैं RF। और कोई पूछेगा ना कि RF क्या है, तो कहिएगा RF जो है वो रिएक्टेंट का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। RF क्या विद्यार्थी, रुक जाइए, थोड़ा सा जगह का अभाव है। RF, कोई पूछेगा RF क्या है, कहिएगा RF जो है टी समय तक रिएक्शन जब हुआ है तो उसके बाद जो रिएक्टेंट का अमाउंट बच गया है वो है, वो उसका अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, RF क्या हो जाएगा बाबू, अपर लिमिट। टी समय के बाद बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन, और 0 समय के बाद, तो 0 में तो कुछ खर्च नहीं हुआ होगा, जितना लिए होंगे इनिशियली उतना का उतना पूरा बच जाएगा। दिस इज द अपर लोअर लिमिट ऑफ टाइम, अपर लिमिट ऑफ टाइम, रिएक्टेंट का अपर लिमिट, लोअर लिमिट और रिएक्टेंट का अपर लिमिट।
क्योंकि बाबू आपको लग रहा होगा कि टी समय के बाद जब रिएक्शन कुछ समय तक हो गया तो रिएक्टेंट का मात्रा तो घट जाएगा, तो अपर लिमिट कैसे हो गया? बाबू घटेगा, लेकिन आगे निगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो बाद में उस घटने वाला को बड़ा बना देगा निगेटिव, और बड़ा वाला को क्या बना देगा? छोटा बना देगा, इसलिए वैसे हुआ है। ठीक है, और टाइम के अनुसार हम लिमिट रखे हैं, अपने मन से नहीं रखे हैं। यहाँ टाइम जीरो है तो उसके अनुसार रिएक्टेंट का अगर लोअर टाइम जीरो है, लोअर लिमिट जीरो है, तो इसके हिसाब से लोअर लिमिट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट खर्च ही नहीं हुआ होगा। जब रिएक्टेंट खर्चे नहीं होगा तो हम कहाँ से कुछ उसमें से बचाएंगे? सारा का सारा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, रिएक्टेंट ज्यों का त्यों बचा होगा। क्यों? क्योंकि टाइम जीरो है, इसलिए इनिशियल इतना रिएक्टेंट होगा आ रही लिया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान देना। इंटीग्रेशन होगा कैसे बाबू? ध्यान देना। तो विद्यार्थी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं इंटीग्रेशन का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बाबू 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। ठीक है, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? ln x। 1/x log x भी लिखते हैं, लेकिन जब log e के बेस में आता है ना तो उसको ln लिखा जाता है। log 10 के बेस में चलता है तो log a लिखाता है, चाहे दूसरी किसी डिजिट की बेस में चले तो log लिखा जाएगा। यहाँ पे बेस log का 10 हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो तो log लिखा जाएगा। और वही log अगर e के बेस में आता है तो उसको ln लिखते हैं। केमिस्ट्री में log e के बेस में लिखते हैं, जैसे ln x लिखा है। ठीक है, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी होता है, लेकिन सी तब लगाते हैं जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। यहाँ जब लिमिट लगा दिए हैं तो इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इसमें सी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो वैल्यू एग्जैक्ट आता है, इसलिए इसमें एवर्सियरी कांस्टेंट का सी का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब बाबू यहाँ लिमिट नहीं लगा रहता ना तब इंटीग्रेशन करते, तो चूंकि वो डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इनडिफिनिट हो जाता, वहाँ वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आता, तो वहाँ पर एवर्सियरी कांस्टेंट सी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बाबू अभी के लिए हम हटाते रहे एवर्सियरी कांस्टेंट सी को। अब यहाँ देखिए, जैसे 1/x dx का हो जाएगा ln x, वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से गुना 1/r dr, तो 1/r dr का कितना जाएगा? ln r। क्या हो जाएगा बाबू? ln r। ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ ln r। हम इस फॉर्मूला पर बैठा दिए हैं ln r लिख के, और नीचे लिख देंगे इसका लोअर लिमिट आर आई, ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे अपर लिमिट आर एफ इज इक्वल टू के है तो के, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा तो टी, और नीचे हो जाएगा लोअर लिमिट जीरो, और ऊपर हो जाएगा ऊपर लिमिट टी। ये हो गया इंटीग्रेशन। कुछ नहीं किए हैं, इंटीग्रेशन जो होता है वहीं लिख दिए हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दिए हैं। यहाँ पे वो डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, ये भी बता देते हैं आपको। जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होता है, तो डी टी का टी प्लस सी होता है। तो सी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये पर लिमिट लगा हुआ है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थी ध्यान से देखना, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या करेंगे? इसका बाबू कॉन्सेप्ट होता है लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आगे माइनस का सिंबल लगा, माइनस पहले अपर लिमिट, तो एल एन आर एफ माइनस लोअर लिमिट एल एन आर आई। क्या है? इज इक्वल टू के, यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट जीरो। यहाँ से आगे आते हैं, अभी आप कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम जो सिंपल से मेथड है उसी को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे लिख रहा है माइनस एल एन आर एफ। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह इसमें जब गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस। इसको लिखेंगे एल एन आर आई माइनस एल एन आर एफ इज इक्वल टू टी माइनस जीरो, टी हो जाएगा,
टी माइनस जीरो क्या हो जाएगा टी, और टी में के से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा के टी। यहाँ क्या हो गया एल एन आर आई माइनस एल एन आर एफ इज इक्वल टू के टी। अब विद्यार्थी देखिए यहाँ पे ना एक हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, एल एन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बस बीच में बताएं चूंकि एल एन एम माइनस एल एन एन हो, इसको आप लिख सकते हैं एल एन, देखिए एल एन एम, ध्यान से देखना बाबू, एल एन एम माइनस एल एन एन, यानी कि एम की जगह पर आर आई है देखना, और एन की जगह पर कितना आर एफ है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, एक मिनट, एल एन एम माइनस एल एन एन, तो कुछ नहीं करना है, एल एन एम माइनस एल एन एन हो, एल एन, एल और एन है, एल एन एम बाई एन फॉर्मूला लगा देते हैं, एल एन एम बाई एन फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि एम ऊपर चल जाता है एन नीचे चल जाता है, अगर माइनस में एम रहता तो एम नीचे चल जाता है, यहाँ से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा देखो तो, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, एल एन आर आई बटा एल एन आर एफ, ऐसे इज इक्वल टू के टी है तो के टी रहने दो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखना, यहाँ से फिर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ध्यान देना, इस बार जो फॉर्मूला होता है, चूंकि जब एल एन एक्स हो ना, एल एन एक्स को लॉग एक्स में ले जाने के लिए एक डिजिट से, एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, एल एन एक्स को लॉग एक्स में ले जाने के लिए एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, वो संख्या कितनी होती है बाबू, तो संख्या होती है विद्यार्थी 2.303, यानी कि अगर एल एन को कभी लॉग में ले जाना हो, अगर एल एन 10 लिखा हो उसको लॉग 10 लिखना हो, तो एल एन की जगह लॉग लिख दीजिएगा, आगे एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2.303, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, उसी को हम यूज कर रहे हैं, एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स, ठीक है, एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स लगा देना है। अब यहाँ देखिए एल एन आई एक्स की जगह पर ये वाला चीज़ है, इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो एल एन की जगह लॉग लिख देंगे, एक्स जो है वहीं लिखाएगा, खाली एल एन की पहले क्या गुना कर देंगे, लॉग लिखेंगे तो 2.303 से गुना कर देंगे, अब वही चीज़ हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। आपके पास जो फॉर्मूला था, एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आप जब नोट कीजिएगा तो इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्या लिख रहे थे आपके पास फॉर्मूला था, एल एन आर आई बाई एल एन आर एफ इज इक्वल टू के टी, यहाँ से इसको लॉग में ले चलना है, इसको लिख दीजिए 2.303, बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है, एल एन की जगह पर लिख देना लॉग, और आर आई है, और नीचे आर एफ है, इज इक्वल टू के टी। आपको क्या करना था, के का इक्वेशन निकालना था, इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा, टी इधर मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो 2.303 बाई टी लॉग आर आई बाई आर एफ, यही विद्यार्थी इक्वेशन कहलाता है के का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। एग्जाम में आपको ये निकाल के दिखाना है, कोई पूछेगा आर आई क्या है, तो कहिएगा आर आई जो है ना, यह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का आरंभिक सांद्रण, अभिकारक का आरंभिक सांद्रण, और आर एफ क्या है बाबू, आर एफ जो है रिमेनिंग concentration of reactant after
टी टाइम, यानी कि इसको हिंदी अगर लिखना तो लिख लेंगे टी, टी टी समय के बाद अभिकारक का शेष बचा हुआ सांद्रण। यानी कि अगर कहेगा 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो 75% भाग तो प्रोडक्ट बन गया, तो बचा कितना 25, आर एफ की जगह 25 लिखाएगा। परसेंट की बात होगा तो इनिशियल हो जाएगा 100, 75 प्रोडक्ट बन गया तो बचा कितना 25, यहाँ 25 लिखेंगे। ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। हम लोग क्या किया, एक बार हम आपको पीछे से पूरा समझा दे रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। आप पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो जब आपके पास कोई रिएक्शन हो, तो ध्यान से देखना, आपके पास कोई रिएक्शन हो और उस रिएक्शन को बाबू अगर ये उसमें रेट लिखा जाए और रेट में रिएक्टेंट का पावर क्या लिख दिया जाए 1, उसी को कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपने यहाँ देखा कोई रिएक्शन था आपके पास, रेट को लिखे, रेट को रिएक्टेंट का पावर कितना लिख दिया 1, इसको कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद विद्यार्थी यहाँ देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है आर इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का पावर कितना लगेगा 1। इसके लिए आप के का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड करने जाए तो चूंकि ये जो रेट है ये रिएक्टेंट के पावर के टर्म में लिखा है, इसलिए रेट को लिख दिया माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, के और आर का पावर 1 आर हो जाएगा। चूंकि आर डी आर का फंक्शन, इसलिए आर को डी आर की तरफ कर दिए, के डी टी है, यहाँ से डी टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के डी टी हो गया। यहाँ से क्या किए बाबू, टाइम के अनुसार रिएक्टेंट में चेंजिंग होगा, तो टाइम के अनुसार जो बाबू इधर का हम लोग चेंजिंग किया है, टाइम के अनुसार इसमें लिमिट लगाया है। टाइम जब 0 है तो रिएक्टेंट में से खर्च नहीं हुआ होगा, तो रिएक्टेंट का इनिशियल जो लिए होंगे वही बचेगा, इसलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लगा दिए। टाइम कुछ समय तक हो गया रिएक्शन, तो जो बचेगा कुछ समय होने बाद जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट बन गया, लेकिन जो बच जाएगा वो हो जाएगा आर एफ। ठीक है, अब इसका किए इंटीग्रेशन किए, तो 1/dx का इंटीग्रेशन ln x होता है, उसी तरह से 1/r dr है, तो उसका 1/ln r हो गया, माइनस था माइनस लगा दिए, नीचे लोअर लिमिट लगाते हैं, ऊपर अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट माइनस सब। फिर फार्मूला होता है क्या चीज़ बाबू, dt का हो जाएगा t, t का लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। फिर फार्मूला होता है बाबू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट को यहाँ रखेंगे ln rf माइनस लोअर लिमिट ln ri, माइनस के चिन्ह है माइनस के चिन्ह लगा दिया, सिंपल सी बात है, माइन इज इक्वल टू के और t माइनस 0 हो गया। अब यहाँ से क्या विद्यार्थी, यहाँ से हो गया माइनस का चिन्ह, इसको आर आई को पॉजिटिव कर दिया है, आर एफ को निगेटिव कर दिया, इज इक्वल टू के टी है, एल एन एम माइनस एल एन एन। विद्यार्थी क्या होता है एम माइनस एन हो, तो एम माइनस एन को हम फॉर्मूला लिखते हैं एम बाई एन, एम माइनस एन था तो एम बाई एन हो गया, इज इक्वल टू के टी था तो के टी हो गया। अब एल एन को लॉग में जाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एल एन को लॉग में ले गए तो 2.30 से मल्टीप्लाई के टी है, टी के का इक्वेशन निकालना था, टी को इधर भेज दिए तो 2.303 बाई टी लॉग आर आई बाई आर एफ। आर आई क्या है जो इनिशियल में लेंगे वो है, और आर एफ क्या है बाबू जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा वो है। अब यहाँ पे आपको 2 मिनट और हम आपका समय लेंगे, क्या चीज़, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम हाफ लाइफ टाइम को अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट रिएक्शन ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। फिर इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग किया जाएगा, ठीक है, बस देखिएगा। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध जीवन काल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा ये आपको बता रहा है, खूब ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है वो खूब ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा था हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम कुछ नहीं होता, जैसे एक रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट अगर कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ा तो समझ लो 2 मिनट समझाते हैं, इसके बाद हम इसको बताएंगे। एकदम सिंपल बात हुआ है, हाफ लाइफ टाइम कोई भारी काम नहीं है, आप आसानी से समझ में आ जाएगा, 2 मिनट ध्यान से देखना पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा।
क्या विद्यार्थी, कि अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना बाबू, तो यहाँ पर मान लो कि टाइम 0 है, इनिशियल हो गया। जब मान लो कि तुम यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, अब 5 मिनट तक रिएक्शन होगा। कितना मिनट? 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद क्या होगा कि कुछ ना कुछ भाग यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन विद्यार्थी जो यहाँ पर बचेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी बचेगा, जो यहाँ पर बचेगा, अगर वो इनिशियल का आधा हो, मान लो तुमने 10 लिया, 4 मिनट तक रिएक्शन हुआ, 5 मोल प्रोडक्ट बन गया, बचा कितना? 5 मोल अगर प्रोडक्ट बना तो बचा कितना? तो बच गया कितना बाबू? 5। और अगर 5 बच गया बाबू, ध्यान से देखना, वो इनिशियल का क्या है? आधा है। तो अगर ये वाला अमाउंट इनिशियल का आधा हो, तो इस बाबू टाइम को, ये 4 मिनट में जो आधा होने में समय लगा है, इसी 4 मिनट को हम हाफ लाइफ टाइम को। तो हाफ लाइफ टाइम का डिफिनीशन क्या होता है? वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट घट कर इनिशियल का क्या हो जाए? आधा हो जाए। वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट घट के इनिशियल का क्या हो जाए? आधा हो जाए। तो जैसे हम कहेंगे कि टाइम को हाफ लाइफ टाइम के बराबर कर दो, तुम कहना कि जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होगा, वह इनिशियल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बचा हुआ आरएफ को हमने क्या बोला था बाबू? आरएफ को हमने बोला था कि आरएफ जो है ये बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। तो आधा समय रिएक्शन हुआ तो कितना बचेगा? आधा ना बचेगा। तो किसका आधा बचेगा? इनिशियल का आधा बचेगा। इसलिए हमने बोला कि अगर हम बोल देंगे कि टाइम आधा समय तक रिएक्शन हुआ है, हाफ लाइफ टाइम है, तो जो रिएक्टेंट का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होगा, वह जितना हम इनिशियल रहेंगे उसका आधा ही बचेगा, RI/2 के बराबर बचेगा। अब इसी चीज को ले चल के हमको इक्वेशन में अप्लाई करना है। ऐसे ध्यान देना, हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं? हम जानते हैं बाबू कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग RI बाई RF। 2.303 लॉग RI बाई RF। यानी कि विद्यार्थी इसमें हम लोग को ई वाला चीज ला करके अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? तो टी की जगह पर हमको टी हाफ रखना है, तब ना हाफ लाइफ टाइम निकलेगा। तो हम लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.303 बाई, अब टी की जगह पर टी हाफ रख दिए। तो जैसे टाइम को टी हाफ के बराबर किए, जैसे टाइम को किसके बराबर किए? टी हाफ के, तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लॉग RI, तो RI रहेगा, लेकिन जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है RF, वह क्या हो जाएगा? RI का आधा हो जाएगा, RI/2 हो जाएगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। टाइम को हमने क्या किया? हाफ लाइफ टाइम के बराबर कर दिया। जैसे ही टाइम हाफ लाइफ टाइम होगा, तो जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है RF, या इनिशियल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब यहाँ से विद्यार्थी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से लिखेंगे हम लोग K इज इक्वल टू 2.303, और सॉरी ये क्या करते हैं बाबू, हमको चूंकि टी हाफ का इक्वेशन निकालना है, हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं, तो हाफ लाइफ टाइम को क्रॉस गुना करके इधर लाइए, तो टी हाफ इज इक्वल टू जाएगा 2.303 बाई के, चलाएगा नीचे, और यहाँ पर विद्यार्थी देखो ये 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो लॉग 2, यहाँ से हो जाएगा RI ऊपर है और RI नीचे है, RI कट जाएगा। ठीक है, 2 उलट के भागता तो ऊपर चला गया, तो लॉग 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए खूब ध्यान से क्या करना है विद्यार्थी, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के, लॉग 2 का वैल्यू होता है बाबू 0.301। लॉग 2 का विद्यार्थी कितना वैल्यू होता है? 0.301। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा इसको, तो कितना आएगा विद्यार्थी? देखिए आप गुना घर पे कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, आप गुना घर पे कर लो, इतना आएगा। ये दोनों को बस गुना कर लेना, ऐसा हूँ दिख रहा है बाबू?
3 3 का 9 और 2 3 6, 693/0.693 के आएगा। अब यहाँ पे विद्यार्थी हमने टी हाफ का जो इक्वेशन निकाला 0.693 के, इसमें आप कहीं से देखिएगा कि जो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर आई होता है, वो आर आई इसमें कहीं आपको दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। आर आई कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो है कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। वहीं याद कीजिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप टी हाफ पढ़े थे, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के आप पढ़े थे, और आर आई बाई टू के, वहीं आर नॉट चाहे आर आई दोनों सिंबल एक ही होता है। तो आप आर आई बाई टू के जीरो ऑर्डर के लिए पढ़े थे, तो वहाँ पे हाफ लाइफ टाइम जो था वह डिपेंड करता था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। और यहाँ पर विद्यार्थी हाफ लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहीं हिले नहीं है, रहेगा तब ना डिपेंड करेगा। तो हम आपके सामने देखिए हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट किए हैं, हम इसमें कुछ जबरदस्ती नहीं लिखे हैं, जो मेथड था मेथड से कैलकुलेट करके लाए हैं। कैलकुलेट करके जब हाफ लाइफ टाइम निकाले हैं और जीवन काल निकाले हैं रिएक्शन का, तो इसमें कितना है 0.693/K। इसमें आप देख सकते हैं 0.693/K जो है टी हाफ, ये कहीं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपसे, उसमें ये पूछता है कि साबित कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वह रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो आपसे जब पूछेगा तो लिखिएगा हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। नीचे जब यहाँ पर आइएगा तो लिख दीजिएगा कि इस समीकरण से यह साबित होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध जीवन काल है यह अभिकारक के आरंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं निर्भर करेगा? क्योंकि इसमें कोई आरंभिक सांद्रण हिले नहीं है। तो एक लाइन में उसको क्या लिख दीजिएगा, या नीचे हम लिख देते हैं, उस चीज को आप लोग एग्जाम में एकदम प्रिंट आउट करके चलिएगा। ठीक है, क्या लिखना है? फ्रॉम एबव एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट from above expression it is clear that half lifetime for first order reaction does not depend depends on the initial concentration of reactant। ठीक है, हिंदी एक लाइन में बोल देना, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का मान अभिकारक के आरंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। यही आपका 5 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। तो आज इतना ही है। कल के क्लास में, कल से बाबू आपका मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास चले, अगर लाइव नहीं चलेगा तो अपलोडेड वीडियो मिलेगा एकदम इससे आगे। और जो भी एक आध टॉपिक अगर पीछे का किसी बैच का छूट गया होगा तो कल एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के डाला जाएगा, और आप लोग जो है उसको देख करके अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है जो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 12th के एग्जाम में, लगभग 6-7 बार पूछा हुआ है कि हाफ लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है। और टी आप पर पूछेगा, एक ऑप्शन में ही फॉर्मूला दिया रहेगा 0.693/K, इसको टिक लगा दीजिएगा तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। डायरेक्ट दिया रहता है ऑप्शन में कि टी आप देखिएगा जा करके, लगभग 5-6 बार पूछा हुआ, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा कि टी आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है। ठीक है, तो टी आप कितना होता है 0.693/K होता है। तो कहीं दे देगा ऑप्शन में 0.683, कहीं देगा 693, कहीं देगा 6.93, आएगा में देगा 0.693।
इस तरह का जब भी देगा तो आराम से आप क्या कीजिएगा बाबू, इस पर टिक कीजिएगा। और ध्यान रहे कि 10 का पावर ओवर नहीं दिया हो, तो खाली 0.693 जपते जपते जाइएगा, यानी कि 10 का पावर ओवर गुना कर दिया होगा, उसको देखिएगा मत। कहिएगा सर आप तो ये बताए थे, सर 10 के पावर ओवर देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आपको बस इसी को देखना है, 0.693/k, इतना देखकर इसमें टिक मार देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।